जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4 यानी कि चौथी क्लास होने वाली है आज की। तो आज हम लोग कौन सा पेपर करने वाले हैं, कौन से शिफ्ट के पेपर को हम लोग करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग करने वाले हैं 19/3/2020 में जो आपका पेपर हुआ था। ठीक है, 19 मार्च 2020 उसका फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के जो पेपर हुए थे, इन दोनों शिफ्ट के पेपर में से जो अरिथमेटिक का पोर्शन है उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में इसको देखेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा यहाँ पर आने वाला है। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आ जाइए, और अगर आप जुड़ गए हैं तो उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए जो और आपके साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और बैक टू बैक क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, बीच में कोई भी बातें नहीं। आप जानते ही हैं कि जब मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं तो फिर शुरू कर देता हूं, फिर कोई बात नहीं होती क्वेश्चन के अलावा, फिर कोई बात नहीं होती। बात केवल तभी होती है जब हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। या तो क्लास के स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं, या फिर क्लास एंड होने के बाद में मैं थोड़ा सा आपसे बात करता हूं। ठीक है, बाकी बीच में कोई भी बातें नहीं होती हैं। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन हो वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसके बाद में फिर तो रुकना ही नहीं है। तो पहला सवाल क्या है आज की क्लास का, उसको देखिए। तो सवाल ने कहा है कि रवि, मोहन और गोविंद, तीन लोग हैं, रवि, मोहन और गोविंद, क्रमशः 12 दिनों, 10 दिनों और 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। रवि, मोहन और गोविंद मिलकर कितने दिनों में उसी कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, तो रवि, मोहन और गोविंद तीन लोग हैं। ठीक है, ये रवि हो गया, ठीक है, ये मोहन हो गया और ये गोविंद हो गया। ये तीन लोग हो गए। ये 12 दिन में पूरा करता है, ये 10 दिन में पूरा करते हैं और ये 15 दिन में पूरा करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अब सवाल ने क्या कहा कि अगर ये तीनों लोग मिल करके काम करें, तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास काम कितना है। तो इनका जो एलसीएम होगा, क्या उसको हम लोग 60 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 पंजा 60, 10 छिक्का 60 और 15 चौके 60। फिर सवाल ने क्या कहा, अगर तीनों लोग मिल के काम करें, हम सबको पता है ये इनकी एफिशिएंसी होती है, और ये क्या निकल करके आता है, ये डी निकल करके आता है, यानी टाइम निकल करके आता है। ये दोनों लोग, तीनों लोग मिल करके अगर एक दिन काम करें तो 6 5 11 4 15 काम होगा एक दिन में। ठीक है, अगर एक दिन में 15 काम होगा तो रवि का, मोहन का और गोविंद का जो टोटल टाइम होगा काम करने का, अगर मिल करके ये लोग काम करते हैं तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा। एक दिन में अगर 15 काम करेंगे तो हम कह सकते हैं सर जी 4 दिन का टाइम इनको चाहिए, और ऑप्शन में 4 दिन हमको बी वाले में देखने को मिलेगा। तो पहले सवाल का जो आंसर है वो हमारा बी सही हो जाएगा, 4। ठीक है, शानदार है। हम लोग हर क्लास में लगभग एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का कर ही लेते हैं। तो उम्मीद है कि अब इसमें आपको कुछ नहीं समझ, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या हो और आपको कम समझ में आए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आसान सा सवाल है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आप इसमें कौन सी अप्रोच लगाने वाले हैं। तो सवाल नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, ध्यान से समझना है, 7 और 11 दोनों से विभाज्य है, इस बात को हमें समझना है। तो सिंपल सी बात है, 11 से और 7 की जो डिविजिबिलिटी है, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं 16 324, 16 324। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो आप सभी जानते हैं कि इनको मतलब दो तरीके हैं इनको चेक करने के। ठीक है, जैसा आप समझते हैं, एक तो ये होता है कि इवन नंबर में, मतलब इवन नंबर्स पर जितने भी डिजिट आते हैं उनको जोड़ लो सम स्थान पर। ठीक है, और फिर विषम स्थान पर जोड़ने के बाद में इनको आपस में क्या करना है, घटा लेना है। ठीक है, मतलब जैसे भी आप करना चाहो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, 8 में से 6 और 2 ये घट जाएगा 8, यानी कि ये 0 आएगा। ये 11 से तो डिविजिबल है। ठीक है, 11 से ये डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है, देखो 1 और 3 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और उसमें से इस 6 और 2 8 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना आएगा, 0, 0 ये 11 से कटेगा, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। क्लियर है। अब हमको देखना ये है कि क्या सर ये 7 से कटेगा। ठीक है, 7 के लिए मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, मतलब वैसे तो बहुत सारे रूल हैं 7 के, दो
दो तीन रूल है, बट अगर आपको यहाँ पर केवल 5 डिजिट देखने को मिले, ठीक है, कितने 5, 1 2 3 4 5, 5 ही डिजिट अगर देखने को मिले तो आपको क्या करना है कि आगे के जो 2 डिजिट हैं वो पीछे वाले 3 डिजिट में से घटा देना है। 3 2 4 में से इस 16 को घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पर बताओ तो? 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक है, और 0 ये 308। इसको 7 से भाग करके देखो क्या ये कटेगा, ठीक है। किससे भाग करके देखना, 7 से, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 2 बचेगा 8 हो जाएगा, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 और ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो 7 और 11 दोनों से क्या है, डिविजिबल है। क्लियर है बातें, ठीक है। ये 7 के डिविजिबिलिटी है अगर केवल 5 होते हैं तो। बाकी अगर कोई ज़्यादा संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है, जो अंकों की संख्या है वो अगर ज़्यादा हो जाती है तो 3 के अल्टरनेट पेयर लेकर के उनको घटा करके फिर जोड़ते हैं, ऐसा सब, ठीक है, वो बताएंगे अगर ज़्यादा संख्याएं आती हैं। वैसे फिलहाल के लिए अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 ने कहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये है, उस पर 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद में पुस्तक का मूल्य कितना होगा। सिंपल सी बात है, 10% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, मतलब पहली बार 10 पे 9 रुपये, 10 की चीज़ 9 पे बेचेगा, दूसरी बार फिर वो 10 की चीज़ 9 पे बेचेगा, ठीक है, 2 बार उसने छूट दे दिया, तो 10 दामा कितना हो जाएगा 100 और 9 नवा कितना हो जाएगा 81। सवाल ने पूछना क्या चाहा है, छूट के बाद में पुस्तक का मूल्य कितना होगा, यानी 100 रुपये की चीज़ वो 81 पे बेचेगा। अब 100 किसके बराबर है, तो 100 तो बराबर है 900 रुपये के, 2 जीरो यहाँ के, 2 जीरो यहाँ पर, तो 1 किसके बराबर होगा 9 के। इसको गुणा करा दो 9 से, कितना हो जाएगा 9 और 9 8 72, 729 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं कि छूट देने के बाद में वो किताब हमको 729 रुपये की मिलेगी। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो सी में हमको देखने को मिलेगा। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, शानदार। जो सी वाला ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 पेपर आप कर चुके हैं, और इन तीनों पेपर को करने के बाद में आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, ठीक है, सीएचएसएल के एग्जाम में जितने पेपर हुए हैं या जो होने वाला है, इसमें जो एरिथमेटिक का पोर्शन है मे बी इन 15 या 12 मान के चलते हैं, ठीक है, 12 क्वेश्चंस के आसपास अगर हम देखें तो इन 12-13 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ऐसा हो जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन मे बी कि उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे, अरिथमेटिक की हम केवल बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही होंगे जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इनमें 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, ये आपको सोचना पड़ता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो सकता है, हो रहा है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिलते हैं। अब इजी का मतलब क्या है कि एसएससी ने पूछा ही ऐसे है, ठीक है, बात समझ में आ रही। और इजी का एक मतलब और हो सकता है कि आपको चीज़ें क्या है समझ में आती हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है कभी ना कभी, तो इसलिए सारी चीज़ें क्या है इजी हैं। तो जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा सवाल है और इसको आप अभी तक कैसे लगाते थे वो बात जरूर बताइएगा। तो नंबर 4 ने कहा है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित धनराशि स्वयं से 5 गुनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष है तो वह समय कौन सा है या कितने वर्षों में वह राशि अपनी 5 गुनी हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही, मैंने बताया था जब कंपाउंड की बात नहीं करता है तो बात हमेशा सिंपल की होती है। कितनी हो जाती है, तो 5 गुनी हो जाती है। हम यहाँ पर एक बात मान सकते हैं, ये हमारे पास मूलधन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास मिश्र धन आएगा, और यहाँ पर हम एक बात लिख लेते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। अब कैसे लगाने वाले हैं वो बात हम लोग समझते हैं। देखो क्या है कि मूलधन हमने माना 100 रुपये है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 500 रुपये। क्यों, क्योंकि सवाल ने कहा है कि जो उसकी धनराशि है वो 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब अगर 100 रुपये है तो 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात हमको समझ में आनी है कि अगर 100 रुपये 500 हो गया तो यानी ब्याज कितना मिला होगा 400 रुपये का, क्योंकि रुपए तो हमने 100 ही दिए थे, तो अगर 500 उसको बनाना है तो 400 रुपये ब्याज मिलेगा। 400 रुपये ब्याज मिलेगा कब, सवाल ने क्या कहा है कि ब्याज की दर 16% है। 16% का मतलब क्या है, देखो बात समझो, अगर P हमारा 100 है ना, P अगर हमारा 100 है, उस कंडीशन में जो यसाई होता है वो R इंटू टी के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो RT होता है वही 400 रुपये है। RT जो है वो क्या है 400 रुपये। RT का मतलब रेट, ठीक है, और T का मतलब समय।
रेट हमको कितना दिया गया है 16% पर ईयर, ठीक है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 400। टी की बात अगर हम करें तो ये निकल करके आएगा 400 और बटे में कितना हो जाएगा 16। 16 दूना 32, 8 बचेगा 80 हो जाएगा और 16 पंजे कितना हो जाएगा 80। तो ये कितना हो जाएगा 25 वर्ष। कितने समय में वो राशि अपना 5 गुनी हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं कि सर 25 वर्ष में हो जाएगी। ऑप्शन की बात करेंगे तो सी हमको देखने को मिलेगा और सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था कि नहीं था? अच्छा, ये आरटी वाली जो चीज़ है अगर आपको कम समझ में आती है, ठीक है, आरटी वाली चीज़ अगर आपको कम समझ में आती है तो एसएससी जीडी के लिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा करके रखा है, उसकी 1 या 2 क्लास को देख लो, ठीक है। पहले ही क्लास को देख लो, आपको आरटी वाली चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमें अपने सभी क्वेश्चंस को करना है और मैंने पहले ही कहा था कि मैं ईमान करके चल रहा हूँ कि आपने इन सभी चैप्टर्स को कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जरूर एक बार देख लीजिए उन सभी क्लासों को, आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो नंबर 5 वाला सवाल देखते हैं। सवाल ने कहा है कि 65 पुरुषों के समूह की आयु का औसत 32 है। 65 पुरुष हैं, उनका जो औसत आयु है वो कितना है 32 है, ठीक है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। फिर बाद में शामिल उन 5 पुरुषों की आयु का औसत वर्षों में कितना है? सवाल ने क्या कहा है, हम बातों को समझते हैं। देखो 65 लोग यहाँ पर हैं और इनकी जो एवरेज उम्र है वो 32 वर्ष है। इसमें 5 और शामिल हो जाते हैं जिसकी वजह से ये कुल कितने हो जाते हैं 70 हो जाते हैं और इनकी जो एवरेज एज होती है वो 34 मिल जाती है। कितनी मिल जाती है? 34 मिल जाती है। बात को समझना। अब सवाल ने हमसे ये पूछा है कि ये जो 5 लोग आए हैं असली में इनकी जो औसत उम्र थी वो कितनी थी, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग निकालने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे इन 5 लोगों की जो औसत उम्र है वो कितनी? मुझे एक बात बताना जरा, इनकी तो 32 थी लेकिन अभी इनकी कितनी हो गई? इनकी अभी जो है वो कितनी हो गई? तो हम कह सकते हैं इनकी 32 पहले थी और अभी इनकी हो गई 34। कितने यहाँ पर बढ़ गया? तो हम कह सकते हैं सर 2 वर्ष इन सब में बढ़ गया। कितने लोगों के पास? 65 लोगों के पास। बस समझ में आ रही है? 65 लोगों के पास 2 बढ़ा भाई, इनका औसत 2 बढ़ गया। औसत 2 बढ़ने का मतलब ये है कि जितने लोग वहां पर हैं उन सभी को 2 वर्ष ज्यादा हो गया उन सबके पास। तो 65 लोगों के पास अगर 2 वर्ष ज्यादा हुआ है तो 65 दुना कितना होता है 130। मतलब इनको 130 ज्यादा मिला। वो इनको किसने दिया होगा? वो इन्होंने दिया होगा। तो इनकी जो औसत उम्र अभी है वो कितनी है 34 है। क्यों? क्योंकि जब इनका 34 हो गया, पूरे का 34 है, तो यानी इनका भी 34 रहा होगा। 34 इन्होंने अपना बनाया और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा इनके पास था वो इन्होंने इनको दे दिया, तब इनका भी 34 हो गया। लेकिन ये 130 है तो इन्हीं का, तो 130 अगर इनके पास आ जाएगा, लेकिन ये 130 इनमें अकेले का तो है नहीं, ये जो 5 लोग हैं तो इन 5 लोगों में ये बटेगा, ठीक है। 130 जो है वो क्या होगा, इन 5 लोगों में बटेगा, क्योंकि इन 5 लोगों ने मिल करके अपनी अपनी उम्र को थोड़ा थोड़ा काट करके इनको दिया था। 5 से इसको क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 3 5 छक्का 30, कितना आएगा 26। और उस 26 को अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के हिस्से में 26 वर्ष आएगा, यानी कि ये जो 5 व्यक्ति यहाँ पर आए थे उन सब ने अपने अपने हिस्से से 26 वर्ष निकाल दिए, तो कुल हो गया था 130। और उस 130 को इन 65 लोगों ने अपने अपने में बांट लिया इक्वल करके, तो 2 वर्ष सबको मिल गए थे। तो इनको जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं सर 50 वर्ष। मतलब उन 5 लोगों की जो औसत उम्र है वो कितनी है 50 वर्ष है, ठीक है। कितनी है भैया 50 वर्ष है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ मिक्स हो चुका है तो उसकी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने जैसे जैसे आपको समझाया है आपको बिल्कुल वैसे वैसे यहाँ पर करना है, ठीक है। तो एवरेज का ये सवाल है। एवरेज के भी हर हर पेपर में, हर प्रैक्टिस सेट में 1-2 क्वेश्चन हम लोग 2 क्वेश्चन तो मतलब करते ही करते हैं, तो आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा है। तो अगले सवाल में क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक मोटर बोट धारा के साथ 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के खिलाफ 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। प्रति घंटे किलोमीटर में बोट की चाल कितनी है? बहुत सिंपल सवाल है। क्या करने वाले हैं देखो, बात यह है जब वो धारा की तरफ जाती है तो हम मान लेते हैं उन दोनों की चाल a + b होगी। वही धारा की दिशा में जब दोनों लोग बहते हैं, ठीक है,
तो हम भी बह रहे हैं, धारा भी हमारा सपोर्ट कर रही है, तो धारा की चाल ए और बोट की चाल, मतलब धारा की चाल बी, बोट की चाल ए, तो ए प्लस बी, इनकी चाल है कितनी? तो चाल तो हमें नहीं दिया गया, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, धारा की दिशा में वो 24 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, तो उसकी जो स्पीड रही होगी, क्या वो 12 किलोमीटर पर आवर रही होगी कि नहीं रही होगी? बताओ, 12 किलोमीटर पर आवर रही होगी ना? बिल्कुल सही। धारा के खिलाफ जब वापस आती है तो a माइनस बी उसकी स्पीड हो जाएगी। भाई नाव, जो बोट है वो तो आ रहा है और पानी क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, इसलिए उस समय जो स्पीड होगी दोनों की मिला करके वो a माइनस बी होगी। अब कितनी है? 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, तो हम कह सकते हैं सर 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? दोनों की स्पीड हमको पता चल गई है। सवाल ने स्पीड ही पूछा है, लेकिन किसकी स्पीड पूछा है? सवाल ने कहा है बोट की स्पीड बताओ। बोट मतलब ए, तो हम आपको यहाँ पर एक सिंपल सी चीज बता दे रहे हैं कि जब a प्लस बी इक्वल टू ऐसा दिखे, a माइनस बी बराबर ऐसा दिखे, अगर आपको इस पहले वाले की वैल्यू चाहिए, यानी a की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, इनको जोड़ के आधा कर दो, यानी 12 प्लस 10/2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 22/2 यानी कि 11। तो हम कह सकते हैं 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 11 किलोमीटर पर आवर उस बोट की स्पीड होगी। ऑप्शन की बात करें तो भैया सी वाला यहाँ भी सही हो जाएगा। ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? कितना छोटा सा सवाल लग जाता है ये, है कि नहीं है? देखने में लगता है कि बोट की चाल है तो बहुत लंबा जाएगा, धारा की दिशा में भी चलता है, धारा की विपरीत दिशा में भी चलेगा, तो कैसे काम चलेगा? अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7वां सवाल कह रहा है कि रवि मोहन को 10% लाभ पर एक कुर्सी बेचता है और मोहन उसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद को इसके लिए 1320 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो रवि के लिए लागत मूल्य क्या है? ठीक है, 3 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। ठीक है, तीसरे वाला जो है, जो गोविंद है, वो 1320 रुपये उसके लिए पे करता है। तो अब देखना यहाँ पर ये है कि जो सबसे पहला वाला व्यक्ति है रवि, वो उसने कितने रुपए पर उसको खरीदा था। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं रवि और मोहन के बीच में। ठीक है, तो रवि ने क्या किया, 10% के प्रॉफिट पर इसको बेचा, तो हम कह सकते हैं 10 रुपए की चीज को 11 पर बेचा होगा, अच्छी बात है। उसके बाद में बात करते हैं मोहन की और गोविंद की। तो मोहन ने क्या किया, 20% का प्रॉफिट लिया, तो हमें कह सकते हैं कि 10 रुपए की चीज को 12 रुपए पर बेचा होगा। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर मोहन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 11 है, यहाँ पर 10 है। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, लेकिन सेम नहीं है तो हम इनको कर डालेंगे। कैसे कर डालेंगे? इनको गुणा करा दो 11 से तो 110 हो जाएगा, और इनको 110 बनाने के लिए 10 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इनका अनुपात न बिगड़े इसलिए 10 से इधर गुणा कराया, तो 10 से इसको भी गुणा करा देते हैं, और इनका न बिगड़े इसलिए इनको हम 11 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें रवि की, तो रवि का हो जाएगा मामला 100 रुपये। ठीक है, बात करें अगर हम ये मोहन की, तो इनका हो जाएगा 110 रुपये, और अगर हम बात करें ये फलाने गोविंदवा की, तो गोविंद का कितना हो जाएगा, 12-11 को अगर हम गुणा करते हैं तो 132 आता है। और ये 132 रुपये पे किया किसने, गोविंद ने, मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल ने क्या कहा कि नहीं भैया, उसने 1320 रुपये पे किए हुए हैं, दिया हुआ है उसने 1320, 132 एकन्नम, 132 एकन्नम, ध्यान रहे ये एक काटने वाला है, और ये जीरो तो कितना हो जाएगा, 10। एक यूनिट की वैल्यू भैया अगर 10 आएगी, सवाल ने क्या पूछा है, तो रवि का लागत मूल्य बता दो। रवि 100 रुपये खर्चा करता है, 10 के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न के ऑप्शन की, तो ये वाला बी में हमको देखने को मिलेगा, इसलिए जो बी वाला सवाल है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। और अगला वाला जो सवाल है उसको देखने के बाद तो लगता ही नहीं है कि भैया हम आपको एसएससी सीएचएसएल के लिए पढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से एसएससी अपने में मशहूर है अच्छे अच्छे सवालों को पूछने में, वैसे ये बेहद ही आसान सवाल है। ठीक है, तो सवाल ने क्या कहा है देखते हैं। सवाल ने कहा है कि 3800 का 25/9 का 15% का 18% का मान कितना होगा। कितना गंदा, मतलब बेहतरीन सवाल इन्होंने पूछा, पिद्दू सा सवाल है। 3800 का 25/9, ठीक है, 25/9 और फिर इसका 15%, तो 15% को क्या 15/100 लिख लें, और फिर इसका 18%, तो 18 कितना लिख लें, 100 लिख लें। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। अच्छा, ये 25 चौके कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। 9 और दूनी 18 ऐसा हो सकता है, ठीक है, 2 दूनी 4 ऐसा हो सकता है। इस 2 जीरो से इनको मार सकते हैं, इस 2 से हम इसको मार के 19 बना सकते हैं। तो इधर बचेगा भैया 19 और इधर बचेगा हमारे पास 15।
इनको गुणा करा लेते हैं, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 19 50 95, ठीक है। कितना आएगा भैया, तो 9 आएगा। 19 से कम 19 और 9 कितना होता है, 28 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 285। इसको हटा देते हैं वरना कुछ गड़बड़ समझ लोगे। तो 285 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो ए में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। 8वां सवाल खत्म। फिर जो अगला सवाल है नंबर 9, वो भी बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको हम लोग करने वाले हैं। तो 9 नंबर ने सवाल ने कहा है कि x अनुपात y का जो मान है वो 3:2 है। x अनुपात y का जो मान है वो 3:2 है। और सवाल ने हमसे ये कहा है कि जो x प्लस वाई है वो 90 हमको दिया गया है। x प्लस वाई हमको कितना दिया गया है, हट जा, x प्लस वाई 90 दिया गया है। सवाल ने हमसे पूछा है कि x माइनस वाई बताओ, कितना बताना है हमको, x माइनस वाई। कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया। x 3 है, y 2 है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल ने कितना कहा, नहीं, ये 90 है। 5 90 कैसे बनेगा, जब इनको हम गुणा करेंगे 18 से, ठीक है। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। x माइनस वाई, अगर x को हम 3 मानते हैं और y को 2 मानते हैं तो इनके बीच का जो अंतर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1। और यही 1 का मान कितना है, 18 है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ये बी में हमको मिल जाएगा और बी वाला हमारा बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा, ठीक है। होगा सही वाला जवाब कि नहीं होगा, सही बताओ। तो ये हमारा बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल नंबर 10, और ये डिवीजन के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो सवाल ने क्या कहा है कि विभाजन पर एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेष का 3 गुना है। तो देखो सबसे पहले इनको हम इनके अनुपात में रख लेते हैं जैसा हमको दिया गया है। इन्होंने क्या कहा कि जो भाजक है, ठीक है, और फिर यहाँ पर भागफल की भी बात की गई है और उसके बाद में बात की गई है शेषफल की, ठीक है। तो अब क्या है कि जो भाजक है वो भागफल का 6 गुना है, तो हमें कह सकते हैं कि ये 1 है और ये 6 होगा। एक बात तो ये हो गई। और जो ये भाजक है ये शेष का 3 गुना है, तो इसको क्या हम लोग 2 मान सकते हैं, तभी तो ये 2 का 3 गुना हो जाएगा ना, ठीक है। फिर आगे सवाल ने ये कहा है कि जो शेषफल है वो 40 है। मेरे हिसाब से 2 आया, लेकिन सवाल ने कहा 40 है, तो कोई बात नहीं। अगर 2 बराबर है 40 के, तो सोचो 1 किसके बराबर होगा, 20 के। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ये सारी चीजें निकाल लो। ये 6 कितना हो जाएगा, अगर 20 से गुणा करा देंगे तो 120। इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और शेषफल तो हमारा 40 है ही। सवाल ने क्या कहा है, लाभांश बताओ, मतलब भाज्य बताना है, वो पूरी की पूरी संख्या बतानी है, कौन सी थी। तो अगर हम लोग बात कर लें उस संख्या की, तो संख्या बराबर क्या होता है, भाजक को भागफल से गुणा करना पड़ता है। 120 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा भैया, 2400, ठीक है। प्लस में शेषफल को हमेशा हम जोड़ते हैं, तो शेषफल 40 है, ध्यान रहे 20 नहीं जोड़ेंगे। शेषफल 2 है और 2 का मान 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2440। कितना हो जाएगा, 2440 हो जाएगा। अगर हम बात करें ये हमारे ऑप्शन में कहाँ पर मिलेगा भैया, तो ये सी में है। कहाँ पर है, सी में है, और सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बोलो सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सवाल है ये। और अगला सवाल देखेंगे, ये छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं लेकिन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे। आप ये बिल्कुल भरोसा करके रखिए। देखो जब कोई भी मतलब लड़का होता है, कोई भी हो, ठीक है, XYZ किसी को भी ले सकते हैं, वो जब तैयारी करता है, मतलब आप नहीं, अगर मैं अपने आप को लूँ, जब मैं किसी एग्जाम की तैयारी करता हूँ तो मेरे अंदर भी ठीक वैसी ही एक सिचुएशन होती है जो आपके पास होती है। लेकिन क्या करना है, हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना है। जब आप 1-2 एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, उसके बाद में चीज़ें आपको थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब तक आप पहली बार किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो और आपका वो क्वालिफाई नहीं होता है, तब तक आपको कन्फ्यूजेंसी बनी रहती है कि मैं क्या पढूं, मैं क्या ना पढूं। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही हार्ड चीज़ों को करके जाएं और पता लगेगा पेपर बहुत आसान आ जाएगा, तो वो जो आसान वाली चीज़ होगी ना वो हमारे लिए हार्ड हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यूज़ होते हैं, अभी बिहार की बात ले लो या बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं, ठीक है, टीचर्स के इंटरव्यू लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि फलाना टीचर था, उसको हिंदी का वर्णमाला नहीं आ रहा था उसको, ठीक, ABCD उसको नहीं आ रहा था। तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं कि उसके पास जानकारी नहीं है, उसके पास जानकारी है, उसने पढ़ाई की है, श्योर उसको नॉलेज है, लेकिन अभी छोटी चीज़ पे उसने कभी फोकस नहीं किया और वो भूल गया। तो वही हाल है, छोटी चीज़ों को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि बड़ी चीज़ें यहीं से निकल करके आती हैं। तो चलिए फिर सवाल को देख लेते हैं कैसे लगेगा। सवाल ने कहा है कि अनुपात 16:19 के प्रत्येक पद को कितना घटाया जाए कि यह 7:6 हो जाए, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे इसको देखना, क्या है 16:19 है, तो
तो इसमें से हमको क्या करना है, x घटाना है और इसको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, ये क्या होने वाला है, 7:6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। दोनों में से एक ही चीज घटानी है, ऐसा सवाल ने कहा है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, 6 को इनसे गुणा करा लो, 16 छक्का कितना हो जाएगा भैया, तो 96 माइनस का 6x बराबर 19 को अगर 7 से गुणा कराते हैं तो 133 और माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x। ठीक है, अब समझो ये x है। ठीक है, 7x उधर माइनस में, अगर बराबर के इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में 6x बैठा हुआ है, इसमें से 6x घट जाएगा तो 1 प्लस का x बचेगा और उधर हमारे पास बचेगा 133 और इसमें से अगर हम 96 को घटा देते हैं तो बोलो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 37। कितना बच जाएगा, 37 बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे अपने ऑप्शन की तो भैया ये कहाँ पर मिलेगा, ए में हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बोलो सही बात की नहीं है। ठीक है, तो सही बात है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अगला सवाल देखते हैं, नंबर 12। ठीक है, 12वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। तो 12 नंबर ने कहा है कि कमल और अनिल 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब को खोद सकते हैं। यदि खुदाई का कुल खर्च 4,400 रुपए है तो अनिल कितना पैसा कमाएगा। बहुत आसान सवाल है। कमल और अनिल की बात अगर हम करें, ये कमल हो गया, ये अनिल हो गया। कमल भैया 8 दिन में खोद सकता है और अनिल 14 दिन में। ये क्या है, ये इनका टाइम है। हम पता करते हैं सबसे पहले काम कितना है, 14 और 8 का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, ये 56। 8 सते 56, 14 चौके 56। ये ई है, ई मतलब एफिशिएंसी। अगर ई कहीं भी मिले, मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूं और ऐसे सवालों में अगर कहीं ई लिखा मिले तो आप समझ जाना उसका मतलब एफिशिएंसी होता है, इसका मतलब होता है क्षमता। क्या होता है, क्षमता। ठीक है, अच्छा तो अगर हम बात करें इन दोनों लोगों की कि दोनों लोग मिलके अगर काम करेंगे तो 11 काम करेंगे। ठीक है, कितना काम करने वाले हैं, ये 11 काम, और 11 काम पे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और इसीलिए हमको 4,400 रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक की तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, 400 रुपये। बोलो होगा कि नहीं होगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ने क्या कहा, अनिल को कितना पैसा मिलेगा। अनिल काम कितना करेगा, 4, तो 4 काम करेगा, 400 के हिसाब से इनको गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा। यानी अनिल को 1600 रुपये मिलेगा। और ऑप्शन में कहाँ पर है भैया, तो सी में है और सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 12वां सवाल भी खत्म हो चुका है और इसके बाद में हम बढ़ लेते हैं अपने अगले सवाल पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 एवरेज का सवाल है। तो इसमें सवाल ने कहा है कि 40 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 25 संख्या का औसत 31 है और अंतिम 16 संख्या का औसत 43 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात करो। कैसे लगाएंगे, देखो पहली 25 संख्या के अगर हम औसत की बात करें तो सवाल ने कहा ये 31 है। ठीक है, और जो अंतिम 16 संख्याएं हैं इनका जो औसत है वो 43 हमको दिया हुआ है और कुल मिलाकर के 40 संख्याएं हैं और इनका जो औसत है वो 36 है। ठीक है, अब देखने वाला लड़का यहाँ पर देख सकता है सर कुल संख्याएं 40 हैं, इसमें 25 और 16 41 हो जाता है सर, यहाँ पर 41 है। तो देखो क्या हुआ ना, एक संख्या ऐसी है जो इन दोनों में मिक्स हो गई, वही संख्या हमें निकालनी है। कौन सी है, तो कैसे निकाल पाएंगे, सवाल ने हमसे ये पूछा है। अब देखो क्या है, ऐसे समझते हैं कि इनका अगर एवरेज 36 है तो इन सब का एवरेज 36 होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, दरअसल ये 31 है, कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। इसको 5 की कमी है, यहाँ पर 5 की कमी है कितनी जगहों पर, तो 25 जगहों पर। कितना हो जाएगा, माइनस का 125 कम है। लेकिन इनके पास अगर हम देखें तो 36 और कितना 43 होता है, तो 7, यानी 7 ज्यादा है इनके पास कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है कितनी जगहों पर, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, ये प्लस का, अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में एडजस्टमेंट जब करेंगे, ये दोनों लोग आपस में जब एडजस्टमेंट करेंगे तो बोलो क्या होगा, घट जाएगा। तो 125 में से अगर 112 निकलेगा तो कितना बचेगा भैया, यहाँ पर नेगेटिव का 13 बचेगा। और वो संख्या जो अपने में रही होगी, अगर पूरे का एवरेज 36 है तो 36 तो रही ही होगी कम से कम, लेकिन यहाँ पर माइनस में 13 आ रहा है तो ये 13 यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। इनको घटा देते हैं, इनको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं।
6 में से 3 निकलेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ए में हमको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिल जाएगा हमको, ए में हमको मिल जाएगा। यानी कि वो संख्या कौन सी थी, तो वो संख्या कौन सी थी भैया, 23 थी। क्या बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे, वो संख्या कौन सी थी, तो 23 थी। बहुत अच्छा सवाल है और इस तरीके का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, हर पेपर में अगर एवरेज से कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसकी प्रबल संभावनाएं होंगी। ठीक है, अगला सवाल नंबर 14 देख लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। 14 नंबर का जो सवाल है ये रिपीट हुआ है। ठीक है, मैं इसको इसलिए लेकर के चलाया क्योंकि ये रिपीट हुआ है। शायद पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और ये मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इसको रिपीट कर दिया है, ये शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, सुरेश ने सरल ब्याज पर 5 साल के लिए राकेश को पैसे दिए। 5 साल के अंत में राकेश ने 5 साल के अंत में, नहीं ये शायद क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन कोई है जो रिपीट होने वाला है। तो चलो इसको देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सवाल ने क्या कहा है, सुरेश ने सरल ब्याज पर, यानी साधारण ब्याज है, 5 साल के लिए राकेश को पैसे दिए। 5 साल के अंत में राकेश ने राशि को निकालने के लिए सुरेश को 9/8 राशि का भुगतान किया। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर बताओ क्या है। कैसे बताने वाले समझते हैं। देखो मतलब कहने का ये है 9/8, 9/8 का मतलब ये है कि 8 रुपए की राशि इन्होंने लिया था और जिसके लिए इन्होंने 9 रुपए उनको वापस कर दिए। कितने साल के बाद में, 5 साल के बाद में। इसका मतलब ये है कि 5 साल में 1 रुपए का ब्याज बना। ठीक है, देखो इनको हम 80 और 90 भी तो कर सकते हैं भाई, अनुपात में चीजें कम कर सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपए का ब्याज बना, 10 रुपए का क्या बना, ब्याज बना। कितने सालों में, 5 साल। बोलो बना कि नहीं बना। तो अगर 5 साल में 10 रुपए का ब्याज है, ठीक है बात समझना, ये और ये 5 वर्ष है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 साल में 2 रुपए का ब्याज बना होगा। 1 साल में 2 रुपए का ब्याज बना होगा कि नहीं बना होगा। तो सवाल ने क्या पूछा है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर बताओ। तो हमें कह सकते हैं 2 रुपए कब ब्याज बना, जब 80 रुपए था। तो 2/80 का कितना प्रतिशत है, ये बात हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको गुणा किससे कराएंगे, हम 100 से कराएंगे। ये कट जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा भैया, 20। 20/8 कैसे काटेंगे, देखो 8 दूनी 16, 4 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। यानी हम कह सकते हैं 2.5%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे अपने ऑप्शन की तो ये डी में हमको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा भैया, तो डी में हमको देखने को मिलेगा। सोचो कितना बेहतरीन सवाल था। ठीक है, देखने में थोड़ा सा 8/9, 9/8 जैसे हमको दिखा। हमने सोचा था कि कुछ गंदा सा होगा, लेकिन ये आसान सवाल निकला। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप देखिए और देखिए क्या करोगे। मैं ये श्योर कहता हूं कि अगला सवाल अगर मैं जब तक आपको नहीं बताता हूं, ठीक है, तो लगभग लड़का इस सवाल को देखेगा और उसको लगेगा कि कितना गंदा सवाल है। आपको लगेगा और आप सोचोगे कि इसमें कुछ डाटा ऐसा होगा जो गलत होगा या नहीं दिया गया होगा, इसलिए ये सवाल नहीं लगेगा। लेकिन दरअसल सवाल बहुत आसान है। तो सवाल ने क्या कहा है, एक महिला, पहले आप सोचिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा 30 सेकंड का और देखता हूं कि आप इसको कैसे करते हो। तो सवाल ने कहा है कि एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है। कुछ हफ्तों के बाद में वह 1160 रुपये प्रतिदिन कमाती है। उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, आपके पास है 30 सेकंड का टाइम और उसको लगाइए। भले ना लगे लेकिन सोचिए कि आप इसमें क्या करने वाले हो। पता है, इसमें लड़का एक चीज सोचेगा और वो ये सोचेगा कि देखो 1000 रुपये वो कमा रहे थे पहले, ठीक है, और अब कितना कमा रहा है वो, 1160 रुपये कमाने लगे। कितना कमाने लगे, 1160 रुपये कमाने लगे। ठीक है, ये पहले है और ये अब की बात है। ये कब की बात है, ये पहले की बात है, और ये कब की बात है, ये अब की बात है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये है, सवाल ने एक चीज कहा है कुछ हफ्तों के बाद में। ठीक है, अब लड़का क्या करेगा, लड़का ये कुछ हफ्ते जो हैं इनको ढूंढने की कोशिश करेगा कि कितने दिन के बाद में, कितने महीनों के बाद में। कुछ हफ्तों का मतलब कितने महीने हो गए, कि कुछ कितने दिन हो गए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कितने साल हो गए। लड़का ये ढूंढेगा, लेकिन प्रश्न दरअसल इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम उसको सोच रहे हैं। ये तो हमारी सोच है ना कि हम उसको गंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पहले वो 1000 रुपये कमा रही थी, अब वो 160 रुपये कमाने लगी। तो सिंपल सी बात है, अच्छी बात है। कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 0 से 0 को हम हटा सकते हैं। यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 116 है। 100 पे अगर 16 की वृद्धि, तो हम कह सकते हैं सर 16% की वृद्धि यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग गंदा बनाने की सोच रहे थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की, तो डी में हमको 16 दिख जाएगा और डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सोचो आसान, कितना मतलब कितना बेहतरीन सवाल है ये। लेकिन हम क्या कर रहे थे, इसको गंदा बना रहे थे, दरअसल गंदा था नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, यही चीज तो आपको सीखना है।
यही चीज़ें जो हैं वो आपको क्या करनी है, सीखनी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना और आप इन चीज़ों को सीख सको। आपको क्या करना है, इन चीज़ों को सीखना है कि कैसे सवाल आसान से होते हैं, लेकिन हम उन पे बहुत ही गंदा नज़र डालते हैं और उनको हम गंदा बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नंबर 16 नंबर ने कहा है कि एक किताब पर मुद्रित मूल्य 150 रुपये है। यदि इसे 30% और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है तो इसकी विक्रय मूल्य का पता करो। ठीक है, कैसे पता करेंगे, देखो 150 की है, हम मान लेते हैं 30% का मतलब अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं सर 3/10, और 40% का मतलब अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं सर 4/10। पहले 30% छोड़ता है तो हम कह सकते हैं सर 10 रुपये पर 3 रुपये छोड़ेगा, मतलब 7 की बेचेगा। बोलो हाँ, ठीक है। अगर 10 रुपये पर 4 रुपये छोड़ेगा तो हम कह सकते हैं सर वो 6 रुपये की बेचेगा। बिल्कुल सही। 10 दामा कितना होगा 100, 7 छक्के कितना होगा 42। बातें क्लियर हैं। इनको थोड़ा सा काटते हैं, ये आ जाएगा 50 और ये कितना आ जाएगा 21। अब कहोगे सर आपने क्यों काटा, क्योंकि हमको पता था चीज़ें दूसरी हैं। 100 तो रुपये था नहीं, ये 50 रुपये की पहले अगर कोई चीज़ थी, इन दोनों छूट के बाद में अब वो 21 रुपये की बचेगी मेरे हिसाब से, मतलब 21 का हम उसको बेचेंगे। लेकिन सवाल ने क्या कहा है, नहीं वो 150 रुपये की चीज़ थी। 150 कब बनेगा, जब इसको हम 3 से गुणा करा देंगे। तो 3 से इसको गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 63, मतलब 150 रुपये की चीज़ को कितने रुपए पर हम अब बेच रहे होंगे, तो 63 रुपये पर बेच रहे होंगे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस वस्तु का जो अभी का विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 63 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 63 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना शानदार सवाल था। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो सवाल ने क्या कहा है, बहुत अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल इसलिए है कि इसमें एक ऐसा आदमी है जो खुद अपना नुकसान चाहता है। वैसे कोई ऐसा आदमी नहीं होता जो अपना नुकसान चाहता है। ठीक है, और आप भी अपना नुकसान नहीं चाहते हो। सवाल ने कहा है कि एक आदमी ने अपनी बाइक पर 25% लाभ पर 25,000 रुपये में बेची। मतलब उसने क्या किया, 25% का लाभ लिया, तब उसने 25,000 पर बेचा। अच्छी बात है, मतलब 25% का लाभ लिया, मतलब 100 रुपये का खरीदा होगा, 25 रुपये का प्रॉफिट लिया होगा, तो 125 रुपये की बेची उसने, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, सवाल ने क्या कहा, अगर वह 15% का नुकसान उठाता है। वाह क्या बात है, 15% का नुकसान उठाने का मतलब क्या है कि वो 85 पर इसको बेचेगा कि नहीं बेचेगा, सर जी बेचेगा। इनको थोड़ा सा हम हल करते हैं। देखो 5 से इसको मारेंगे तो 17 बार जाएगा, 5 से इसको मारेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। ये 25 किसके बराबर है भैया, ये 25 बराबर है 25,000 के। उसने कहा है कि उसने 25,000 का बेचा था, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 1,000 के। बोलो हाँ। अगर वो चाहता है कि उसको 15,000 का 15% का नुकसान हो, तो 17 को अगर हम 1,000 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा भैया 17,000। हमें कह सकते हैं कि वो चीज़ उसको 17,000 रुपये की बेचनी पड़ेगी, और 17,000 हम अगर बात करें ऑप्शन में तो डी में मिलेगा, और 17,000 इसका बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा। और क्लास बढ़ रही है अपने समाप्ति की ओर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को लाइक कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, नंबर 18 क्या कह रहा है। तो 18 नंबर ने कहा है कि 5 घंटे में कार 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल के 1/3 चाल से यात्रा करे तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। ये अधिक वाली जो बात है बड़ी ध्यान से आपको समझनी है। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो टाइम कितना लगता है उसको, पहले तो टाइम लगता है भैया 5 आवर का। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो ये है 150 किलोमीटर। तो अगर हम बात कर लेते हैं उसके स्पीड की, तो हम कह सकते हैं सर 50 किलोमीटर 5 घंटा में तय करेगा, मतलब स्पीड उसकी 30 किलोमीटर पर आवर होगी। बोलो हाँ कि ना। हाँ, अब सवाल ने क्या कहा कि अगर वो इसकी 1/3 चाल से चले। अच्छा भैया 1/3 का मतलब इसका 1/3 कर लो, तो 3 से इसको मारोगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, तो सोचो 150 किलोमीटर को चलने में उसको कितना समय लगेगा, तो 15 घंटा लगेगा। इमेजिन करो कि इसमें कहीं ऑप्शन में 15 नहीं है, वरना आप 15 ठोक के आते और ये बात सही है और आपका सवाल गलत हो जाता। होता कि नहीं होता। लेकिन सवाल ने क्या कहा, उसको कितना समय अधिक लगेगा। देखो भैया क्या है, पहले उसको 5 घंटा लगता था, अब कितना घंटा लग रहा है 15, तो कितना समय अधिक लगेगा। तो 15 में से अगर 5 घटा दोगे ना, तो 10 घंटा उसको क्या लगने वाला है, यहाँ पर अधिक लगने वाला है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 घंटे। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है,
जो बी वाला हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गई होंगी बातें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। तो 19 नंबर के प्रश्न ने कहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने पर 30 रुपए की हानि होती है, हानि का प्रतिशत सवाल हमसे पूछ रहा है। देखो अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपए है, अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपए है, इस पर वो 25% की छूट देता है, तो इसका हम 25% सबसे पहले निकालते हैं और ये देखते हैं कितना रुपया उसने छूट दिया। चीजों को समझना, 4 से इसको भाग करो कितना आएगा, 15, 150 रुपए की उसने छूट दिया। तो अब देखो 150 तो पहली बार इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा, 450 बचेगा, ठीक है, यानी वो 450 रुपए की बेच रहा है। जब उसने 450 रुपए का बेचा तब उसको 30 रुपए की हानि हुई। कितनी हानि हुई, 30 रुपए की। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सर इसका मतलब ये है कि उसकी जो वस्तु रही होगी, जितने रुपए का उसने खरीदा होगा वो 480 रुपए का खरीदा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? 30 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है तब जब वो 450 का बेच रहा है, मतलब 480 रुपए का उसने खरीदा होगा, तभी तो 450 का बेचने पर हम मान लेते हैं कि छूट वूट कुछ नहीं दे रहा। 480 रुपए की चीज थी, 450 का बेच रहा है, तो 30 रुपए का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। सवाल ने पूछना चाहा नुकसान का प्रतिशत कितना है। भैया एक बात बता दो, देखो 30 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो 480 ही है ना भाई। नुकसान देखा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी कुछ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, जितने रुपए का हमने खरीदा तो इस पर देखा जाएगा। कोई बात नहीं, इसको गुणा करा देते हैं 100 से, ये 0 कट जाएगा ना। 3 एकम 3 और 3 16 में 48, तो हम कह सकते हैं सर ये 100/16 आएगा। और इसको भाग कर लेते हैं, 16 छक्का कितना होता है, 96। क्या 6 के साथ में कोई ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है? तो 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक 6.25 और एक 6.5। हमको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा और, ठीक है। और उसी के बाद में क्लियर हो जाएंगी चीजें। कितना बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा, और 4 के बाद में 40 हो जाएगा। हमारे पास 16 है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, और 16 पंजे 80, यानी 6.2%। बिल्कुल सही सवाल का आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करेंगे तो कहाँ भैया, सी में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा हमको, तो सी में हमको देखने को मिलेगा, और ये हमारा बिल्कुल सही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला सवाल भैया देख लेते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20, और फिर उसके बाद में हम खत्म करेंगे चीज़ों को। सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा। तो सवाल ने कहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, ठीक है। ए और बी दो लोग हैं, इनकी जो आय का अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। ये क्या है, ये इनकी आय का अनुपात है। अच्छा, अब सवाल ने क्या कहा है, तथा उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। व्यय की अगर हम बात करें, इन दोनों के व्यय, तो जो व्यय का अनुपात है वो 1:2 है। ये बात समझ में आ गई। अब सवाल ने क्या कहा है, सवाल को थोड़ा सा समझना, एक ही लाइन में लिखा हुआ है कि सवाल हमसे क्या पूछना चाहता है। तो सवाल ने कहा है कि यदि बी का 90% व्यय, बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है, यानी ए की जो आय है वो इसके 90% व्यय के बराबर है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको हम 10 मान लेते हैं और इसको हम 20 मान लेते हैं। बोलो मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं ना, अनुपात में कोई दिक्कत की बात नहीं। हम हमेशा चीजों को काटते हैं, तो यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अच्छा, सवाल ने क्या कहा कि बी का 90% व्यय, यानी बी जितना भी व्यय करता है इसका अगर 90% निकालें। मुझे एक बात बताओ, बी कितना है, 20 रुपए व्यय कर रहा है, इसका 90% कितना होगा, 18। ये किसके बराबर है, ये ए के आय के बराबर है। तो ए को कितना बनाना है, 18 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसको 18 बनाने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 18 रुपये ये वास्तव में कमाता है। तो अगर ये 18 कमाता है, 9 से गुणा किया गया, तो ये कितना कमा रहा होगा, ये 27 कमा रहा होगा। अगर इसको 9 से गुणा करा देंगे तो वो, तो बोलो क्या चीजें समझ में आ गई? बहुत अच्छे। सवाल ने क्या पूछा, ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। भैया देखो, ए 18 रुपये कमा रहा है और बी 27 रुपये कमा रहा है। इतना रुपये ये दोनों खर्चा कर रहे हैं। अगर हम बात करें बचत की, तो इनको सीधे सीधे घटा लेते हैं। 18 में से 10 जाएगा तो 8, 27 में से 20 जाएगा तो 7, 8:7 ही इनके बचत का अनुपात हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे अपने ऑप्शन की, तो कहां पर मिलेगा, सी में मिल जाएगा, और सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि सर ये भी अनुपात था, ये भी अनुपात था, आपने इनको सीधे कैसे घटा लिया, जबकि अनुपात में हम सीधे नहीं घटा सकते। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अनुपात तब तक था जब तक ये 2, 3 था और यहाँ पर 1 और 2 था।
जैसे ही हमने इसको रुपयों में कन्वर्ट किया, कैसे, क्योंकि सवाल ने जो कंडीशंस हमको दी थी कि बी जितना भी पैसा व्यय करता है इसका ठीक 18 जो 90% है वो ए की आय है, तो हमने इनको पैसा बना लिया, यानी ए 18 रुपये ही कमाता है, जो बी का खर्च यानी 20 का 90% के बराबर है। तो अब ये पैसे बन गए, यानी ये पैसे बन गए, ए 18 रुपये ही कमाता है, बी 27 रुपये कमाता है, ए खर्चा 10 रुपये करता है और बी कितना खर्चा करता है, 20 रुपये खर्चा करता है। तब जब ये रुपये बन गए तो इनको हम आराम से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है, तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको कम समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन भी अगली क्लास में जितने भी प्रश्न होंगे उनको करने के बाद में जो भी प्रश्न आपका यहाँ पर फंस रहा है उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाए। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF आपको दी जाए, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है गुड टाइम क्लासेस, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप बना हुआ है तो उस पर आप जा सकते हैं, इन सभी प्रश्नों की PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, या तो आपको इसका जो लिंक है वो आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डलवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जा करके हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्वेश्चंस की PDF आपको वहां पर मिल जाएगी, जिसकी प्रैक्टिस आप फिर से एक बार कर सकते हैं। ठीक है, तो मिल लेंगे अगले क्लास में एक बेहतरीन मतलब एक नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, यानी कि एक नया पेपर हम लोग वहाँ पर कर रहे होंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और उसी के साथ में पढ़ाई बहुत ही ढंग से करनी है आपको। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। समय बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है और पढ़ना हमें बहुत कुछ है, ऐसा बिल्कुल मान करके चलिए। ऐसा मान के इस मतलब भ्रम में मत रहिएगा कि हमारा सब कुछ तैयार है। करते रहिए, जितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए अभी रहेगा। तो मेहनत से बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।